ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का जो फॉर्म आया है उसका एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर 2022 को होने वाला है। दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 आया है बीएससी सीजीएल के लिए। इसका हम सेट नंबर 1 जीके प्लस जीएस यानी कि समान अध्ययन करने वाले हैं बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और ये जीके प्लस जीएस का सेट 1 है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज फॉर बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। देखिए, जब भी अगर ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है तो उसके पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का, माने जितना सदस्य हैं उसका 20वां भाग का होना क्या है, आवश्यक है। तो कुल सदस्य का 20वां भाग का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक की सूचना जो होता है ये ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दिया जाता है और इसे डुगडुगी पिटवा कर या प्रचार करके अन्य माध्यम से जनता की जानकारी दिया जाता है। और ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत का मुखिया के और उसके अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। अगर मुखिया नहीं रहता है तो उसका अनुपस्थिति में उप मुखिया जो होता है पंचायत में वो करता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट नोदन की बात की जाए तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत उसके द्वारा अगर किसी वस्तु पर लगाया गया क्रिया बल वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगाया गया प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, माने आप जितना इस पर बल लगाइएगा वो आपको उल्टा बल लगाता है, इसी को कहा जाता है न्यूटन का तीसरा गति नियम। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा, ये मैक्सिमम, ये ऐसा कोई परीक्षा नहीं है बिहार का, चाहे बीपीएससी हो बीएसएससी हो चाहे बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, ये विभाजन वाला जो क्वेश्चन है हमेशा पूछता है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के लिए घोषणा 1905 ईस्वी में किया था और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मतलब हो गया था, यानी कि प्रभावित हो गया था। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी की बात की जाए तो फूलों की घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय पर स्थित है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय पर स्थित है। तो ये फूलों की घाटी भी बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। फूलों की घाटी मुख्यतः चमोली जिला में स्थित है। कहाँ, ये चमोली जिला में स्थित है। और रामायण काल में हनुमान जी संजीव बूटी की खोज में इसी घाटी पे क्या थे, पधारे थे, फूलों की घाटी पे ही पधारे थे। चलिए, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सभी विद्रोह में शामिल होने पत्र किसने लिखा था। तो बहादुर शाह जफर ने सभी को पत्र लिखा था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह का शासनकाल 1837 से लेके 1857 तक था और लाल किला स्थित जो हीरा महल है ये बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कि एनटीपीसी में भी पूछा गया था, मे बी ग्रुप डी में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मे बी ग्रुप डी में भी पूछा गया होगा। तो ये हेन वेन सांग जो है ये
ऐसा विद्वान है जो भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? और हर्षवर्धन के शासन हर्ष किसके शासन काल में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीनी विद्वान जो था ये किसके शासन काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और भारत में कितने वर्षों तक रहा है ये भी पूछा जाता है। तो वेनसोंग भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में ये कहाँ लौटा है? चीन को लौटा। याद रखिएगा, इससे 3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। हेनसोंग कहाँ का है? तो चीन का है। हेनसोंग क्या नाम है, किसके शासनकाल में आया था? तो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन वेनसोंग भारत में कितने साल रहा है? तो 15 साल रहा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता थे? नरम दल के नेता की बात की जाए तो अरविंद घोष जो थे ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो गीतांजलि जो है ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगाल के थे, इन्होंने गीतांजलि 1930 ईस्वी में क्या नाम है, ये शायद 14 अगस्त 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि जो है 14 अगस्त 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वो भी बंगाली संस्करण में। ठीक है, इसका अंग्रेजी संस्करण जो है ये आपका नवंबर 1912 ईस्वी में पहली बार ये हुआ था। और 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बंगाली। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चित को कम करने के लिए किया जाता है? तो किसकी उपशामक जो होता है, उपशामक दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए होता है। क्या होता है? दुश्चिंता को कम करने के लिए उपशामक दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है? तो ये 11, भारत सरकार 2024 तक 11 नाभिकीय रिएक्टरों को स्थापित करने की बात की गई है। और भारत में वर्तमान में 22 नाभिकीय रिएक्टर 7 विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं। ठीक है, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इस तरीके से टोटल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कुडनकुलम, गोरखपुर, जैतपुर, कोरब, छुटका, भीमपुर, ये सब जो है प्रस्तापित हैं वहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है? बौद्ध वास्तुकला की बात की जाए तो चैत वृक्ष जो हो, ये चैत वृक्ष ये बौद्ध वास्तुकला के संबंध सुमेलित नहीं है। चैत का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंध, यानी 100 दाव के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में क्या कहा जाता है? चैत या स्तूप कहा जाता है। तो चैत बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता है, चैत बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता है, जो कि ये नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, आगे बढ़ेंगे देखेंगे। चलिए बढ़ते जाते हैं आगे। हमारे पास मैथ, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये चलिए 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि हमारे घरों में सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है। सही विकल्प का चयन करें। तो देखा जाए तो सभी उपकरण जो होते हैं ये मुख्यतः क्या नाम है, आपूर्ति समांतर क्रम में मैक्सिमम अगर सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो एक स्विच ऑफ कीजिएगा तो सब ऑफ हो जाएगा। तो ये एक तो सही है कि सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज से की आवृत्ति पर की जाती है, ये भी सही है, यानी केवल 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए घर में जो एसी लगाया जाता है वो 220 वोल्ट की एसी धारा होती है, जिसकी आवृत्ति क्या नाम है 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। देखा जाए 2MgO प्लस O2 2MgO, ZnO प्लस ZnCO 2H2O2, CaCO3 CaOCO2, ये जो है अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं। देखिए अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन त्याग त्याग दिया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है। वहीं ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो यहाँ देखा जाए CaCO3 CaO प्लस CO2 ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सभी जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में हो रही है। क्या हो रही है, ये सभी जो है अपचयन अभिक्रिया में हो रही है। देखिए ZnO प्लस सी, ये Zn यहाँ बन रहा है, ये CO बन रहा है, 2MgO प्लस O2 2MgO, तो ये सभी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? जब एक अवतल लेंस में वस्तु को अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में रखने पर प्रतिबिंब क्या हो जाता है, छोटा और सीधा और छोटा बनता है। क्या बनता है, सीधा और छोटा बनता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए एक अवतल लेंस में एक चार्ट बना लीजिएगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर अनंत पर होगा तो वस्तु की स्थिति F2 पर होगी और आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। अगर अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में होगा तो F2 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में होगा और आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन की संख्या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अब देखिए ग्लूकोज में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, निकालते हैं मोलों की संख्या गुना अवगाद्रो की संख्या। अब देखिए दी हुई द्रव्यमान बट्टा मोल का द्रव्यमान गुना अवगाद्रो की संख्या गुना 6, क्या हो जाएगा? अब देखिए ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, पहले हमको वो निकालना होगा। अगर देखा जाए ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान देखा जाए तो क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो ऑक्सीजन का हम निकालना है तो ऑक्सीजन में कितना है, 6 है। तो दी गई द्रव्यमान बट्टा मोल का द्रव्यमान गुना अवगाद्रो की संख्या गुना 6। अवगाद्रो की संख्या कितनी होती है जी, अवगाद्रो की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ दी गई द्रव्यमान कितना है, 250। अगर हम ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालने C6H12O6 है, C6H12O6 कार्बन का 12 गुना 6, हाइड्रोजन का 1 गुना 12, ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 12 छक 72, 12 एक 12, 16 छक्के 96, कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 के 0 हाथ में 1 7 8 9 9 9 18 180। यहाँ द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 गुना अवगाद्रो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 गुना ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 से काट दीजिए 36 18 30, 1 0 से 1 0 कट गया, ये तो कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी 6, 25 दूना 50, 50.1 इंटू 50.1 इंटू 10⁻23 यानी कि ऑप्शन बी ही होगा। ये 2 डायरेक्ट इसको क्या नाम है 3 दूना 2 कर दिए तो 25 दूना 50 प्लस होगा तो 50.02 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, यानी कि पुनः चक्रण किसको नहीं किया जा सकता है, तो कांच धातु प्लास्टिक लकड़ी सबका किया जा सकता है, लकड़ी छोड़ के लकड़ी को पुनः जो है रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नकरणीय वस्तु है। अजैव निम्नकरणीय वस्तु की बात की जाए तो नायलॉन जो होता है, नायलॉन जो होता है ये अजैव निम्नकरणीय वस्तु होता है, जबकि अन्य सभी जैव निम्नकरणीय है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में लयनकाय यानी लाइसोसोम का कार्य होता है। तो कोशिका में लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। तो कोशिका में लाइसोसोम का कार्य कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना होता है, यानी कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है। तो भारत के संसद मंत्रिमंडल जो है आपका भारत का संसद का अंग नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ये सब भारत का संसद का अंग है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को भूगर्भीय संकट के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था। तो खाद्य निगम अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में 1964 ईस्वी में पारित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन वर्ष में डैश आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव किया था। और इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। ठीक है, गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपका ये रहा कि गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना पेश की थी। तो गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में गंगा कार्य योजना चरणवन पेश की थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो मसौदा समिति के एम पनिकर और NH कुंजरू जो थे ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और डैश सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो 26 जनवरी 2019 तक प्राप्त अनुसार लोकसभा में 84 सीट जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि 84-47। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धार्मिक स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो धार्मिक स्तूप जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया था और धार्मिक स्तूप सारनाथ में
स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कि मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। मिलान जो है सही नहीं, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन, न्यूट्रॉन जेम्स, प्रोटॉन अल्फा कौन जे जे थॉम्सन। तो अल्फा कौन की खोज जे जे थॉम्सन ने नहीं बल्कि रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? अल्फा कौन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कौन हीलियम आयन होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है कि एक तुर्क गुलाम तुर्की के विद्रोह को दबाने के दौरान जोर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो ये थट्टा एक जगह है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के थट्टा के निकट गोंडवाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में किसके नेतृत्व की एक खुदाई के दौरान हुई थी। तो केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में के मोहम्मद के नेतृत्व में मोहम्मद के नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। विकल्प गलत है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन -2, प्रोटॉन +1, अल्फा कण +2। तो गलत है। तो न्यूट्रॉन का जो क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा। तो न्यूट्रॉन -2 गलत है। ये क्या होता है, ये उदासीन होता है, इसका आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे यही थे 1856 में। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करना चाहते थे। ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, नहीं शामिल है। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो होता है, इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ना कि ग्राम पंचायत के स्टाफ होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आँख का वो कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कुराइड कहा जाता है, यानी कि रक्तक पटल। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये सब मैथ प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कुल्हड़ सबसे अच्छा निपटान योग्य डिस्पोजल चाय का प्याला है, इसका क्या कारण है। इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि कुल्हड़ के उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल जो होता है, ये कुल्हड़ के उपयोग के लिए किया जाने वाला कच्चा माल मूल्यवान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोने के निम्नलिखित में किस गुण के कारण ये आभूषण बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका क्या गुण होता है। सोना उच्च तन्यता और उच्च आघातवर्धनीयता गुण के कारण जो होता है आभूषण, उच्च तन्यता और उच्च आघातवर्धनीयता के कारण जो होता है यह आभूषण बनाने में ये होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है, यानी कि यकृत। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच होता है, और लीवर द्वारा पित्त रस क्या हो जाता है, स्रावित होता है, और इसमें प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भाग लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaCl का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला प्रश्न,
मानचित्रों में डैश का उपयोग किया जाता है, तो मानचित्रों में किसका उपयोग किया जाता है, तो सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान जो होते हैं ये आपका अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है, तो सर्दियों में बाढ़ का सामना तमिलनाडु जो है वही करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती है और इसके कारण ही उन्हें सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 25 तक होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर पंचायत ऐसे प्रशासनिक बस्ती को कहा जाता है जो गांव से बड़ा लेकिन नगर से छोटा हो। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यूजीसी, आईसीएमआर, एनसीटी, तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है आईसीएमआर, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एनसीटी और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी का आप जानते ही हैं, यूजीसी अंडर ग्रेजुएट ये है, तो मेडिकल क्षेत्र से आईसीएमआर आता है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, नेपाल से नहीं लगती है पूछा जा रहा है, तो नेपाल से किसका नहीं लगता है, तो जम्मू कश्मीर का नेपाल से नहीं लगता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार का नेपाल से लगता है, जबकि जम्मू कश्मीर का नहीं लगता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है, तो भारत का निर्वाचन आयोग का कर्तव्य चुनाव कराने के निर्देश जारी करना, चुनाव स्थानीय चुनाव करवाना, नियंत्रण चुनाव, तो स्थानीय चुनाव करवाना ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान डैश के बीच निर्मित हुआ था, तो भारत का संविधान जो है दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच निर्मित हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतिम संसद के रूप में कार्य भी हुआ था। नेशनल पीपल पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसे 2019 ईस्वी में मान्यता दी गई है। इसे 2019 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है, और राजनीतिक पार्टी की मान्यता निर्वाचन आयोग देते हैं, और भारत में अभी तक 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, फरवरी 2020 के अनुसार कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, और नेशनल पीपल्स पार्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, भारत पर 1929 ईस्वी की महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कहा जा रहा है, तो औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था, ये कथन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंदी 1929 से लेकर 33 के मध्य आई थी, और न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार के ध्वस्त होने के साथ ही विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है, तो स्वराज आंदोलन नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में किया गया था, और यूएनडीपी 1990 से मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलक्षणिक विशेषता डैश है, तो ये क्या है, निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता को लाना विशेष है,
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। चंगेज खान किस जनजाति से संबंधित थे? तो चंगेज खान मंगोल जनजाति से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे या थी? तो देखा जाए तो मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसका उल्लंघन होगा? तो उल्लंघन की बात की जाए तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता प्रदान की बात की गई है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक तरुण विजय हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है, यानी बेंगलुरु में। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है और मुझे नहीं लगता आगे अब साइंस से, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।